हेलो फ्रेंड्स, आज करेंगे हिस्ट्री। और हिस्ट्री के यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कर रहे हैं हम, जो कि बार बार पेपर में रिपीट होते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। कर। देखो, यहाँ पर कर की बात करते हैं। कर यानी टैक्स लगाया जाता था। उस टाइम पर जो कृषि ज़्यादातर लोग करते थे, तो कृषकों पर सबसे ज़्यादा कर लगाया जाता था। तो कृषकों पर प्राय कितना कर लगाते थे? तो इस तरह से क्वेश्चन पेपर में आएगा कि कितना हिस्सा, मतलब कितना कर लगता था कृषकों पर। तो प्राय 1/6, 1/8, इस तरह से ऑप्शन मिल जाएंगे। प्राय उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था। यानी जितनी भी उपज होती थी किसान की, उसका 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित कर दिया जाता था, और जिसे भाग कहते थे। और इस जो ये कर का जो कृषकों द्वारा लिया जाता था, इसको किस नाम से पुकारते हैं? तो ये भी आप याद रखिएगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ 1/6 हो गया, और एक हो गया भाग के नाम से इसको जानते हैं। लेकिन जो ये कारीगर वगैरह होते थे, इन पर भी अलग से कर लगाया जाता था। और इनका कर कैसा होता था? कृषकों पर तो ये जो उपज है उसका 1/6वां हिस्सा जो है कर के रूप में लेते थे। लेकिन जो कारीगर लोग थे, कारीगर जो हैं वो उन पर कैसा कर लगाता था? उन पर कर लगता था कि महीने में वो एक दिन राजा के लिए काम करते थे। ठीक है, सुनार वगैरह जो भी कारीगर होते हैं, लोहार, सुनार, उन पर इस तरह का कर लगाया जाता था कि वो राजा के लिए एक दिन काम करते थे। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आपने देखने को मिला होगा कि कमकार क्या होते हैं। कमकार क्या होते हैं? अगर आपको इसका पता होगा तो ये अपना क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर लोगे। जो काम ज़्यादातर दासी तथा भूमिहीन खेतीहर मजदूर करते थे। यानी जो काम, ऐसा काम ज़्यादातर दासी वगैरह जो होते हैं, और जिनके पास कोई भूमि नहीं होती, खेतीहर, जिसके भूमिहीन खेतीहर यानी किसी के पास भूमि नहीं होती थी, तो वो खेती वगैरह करते थे मजदूर के रूप में। तो ये होते थे कमकार। आगे देखते हैं। कौसाम्बी किले की दीवार। अगर कौसाम्बी किले की दीवार से क्वेश्चन आता है तो किस तरह से आएगा? तो जो ईंटों की बनी हुई दीवार कहाँ से मिली है, इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कौसाम्बी किले से मिले हैं। और जो ये कौसाम्बी किला है, ईंटों की दीवार, ये इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में इसके अवशेष मिले हैं। और ईंटों की दीवार जहाँ से मिली है, कौसाम्बी किले की दीवार, ये ईंटों से बनी हुई मिली है। मगध के बारे में जानकारी आपको लेनी बहुत ज़रूरी, क्योंकि मगध से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो मगध क्या था? मगध एक जो है डेवलप्ड एरिया था, और जिसमें गंगा और सोन नदियाँ यहाँ से बहती थी। क्या बहती थी? गंगा और सोन नदियाँ यहाँ से बहती थी मगध में। और यहाँ जंगल का एक हिस्सा जहाँ हाथी को पालतू बनाते थे, एक जंगल का एक ऐसा हिस्सा था जहाँ हाथी को पालतू बनाते थे। लोहैसक की खदानें यहाँ पर थी। और इस काल के जो शासक थे, 2 शासक थे मगध काल के। शासकों के नाम भी आपको पता होना चाहिए, बिंबिसार और अजातशत्रु। बिंबिसार और अजातशत्रु ये 2 प्रमुख शासक थे इस काल के। और जो है महापद्मनंद, एक और महत्वपूर्ण शासक इस काल में रहा है, मगध काल में, महापद्मनंद। और मगध जो है यह बिहार में, यानी मगध की जो राजधानी है, मगध कहाँ पर है? बिहार में मगध है। और मगध की राजधानी राजगृह, जो आधुनिक राजगृह नहीं कहते, अब हम इसको कहते हैं राजगीर। तो आधुनिक नाम इसका है राजगीर। तो ये इस तरह क्वेश्चन बहुत बार आते हैं पेपर में। मगध की राजधानी को अब आधुनिक काल में क्या कहते हैं? तो राजगीर के नाम से जानते हैं। पुराना नाम इसका पूछ लिया जाए तो राजगृह आएगा। और इसके बाद पाटलिपुत्र, और उसके बाद क्या नाम आया? पाटलिपुत्र। तो देखो कितने सारे नाम चेंज हुए मगध के। पहले मगध की राजधानी का नाम था राजगृह, फिर राजगीर, फिर पाटलिपुत्र। आज का पटना जिसे कहते हैं मगध, आज का पटना पाटलिपुत्र। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2-3 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से बन गए हैं। यहाँ पर देखो, 2300 साल पहले की बात है। 2300 साल पहले की क्या बात है? कि मैसिडोनिया का राजा सिकंदर। कौन था? कहाँ का राजा था सिकंदर? ये भी याद रखिएगा, मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था, यानी पूरे विश्व पर विजय करना चाहता था। लेकिन उसके जो सैनिक थे, उन्होंने मगध में आने से इनकार कर दिया था, क्योंकि यहाँ का जो शासक था बिंबिसार अजातशत्रु बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। तो ये इसके बारे में हुआ। सिकंदर कहाँ के थे? मैसिडोनिया के। तो ये इम्पॉर्टेंट है।
फ्रेंड्स, आगे चलने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम से शॉर्ट्स वीडियो मिल जाए। तो आगे चलते हैं। वज्जी क्या था? वज्जी यह एक राजधानी थी। इसकी राजधानी जो वज्जी जो एरिया है इसकी राजधानी विशाली थी। कहाँ पर? बिहार में। तो वज्जी की राजधानी विशाली। मगध वज्जी से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, गण और संघ से भी बहुत बार नहीं, हमेशा यहाँ पर 101% आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो वज्जी का आपको पता होना चाहिए। वज्जी की राजधानी थी विशाली, बिहार में थी और यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण और संघ कहते थे। जो वज्जी थे, आपसे सीधा क्वेश्चन आएगा कि गण और संघ किस शासनकाल की व्यवस्था थी? तो गण और जो संघ थे वो वज्जी में आए थे। तो यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी। कौन सी शासन व्यवस्था थी? गण और संघ की शासन व्यवस्था थी वज्जी में। और गण और संघ क्या थे ये भी देख लेते हैं फटाफट से। इसमें कई शासक होते थे, प्रत्येक व्यक्ति राजा होता था। तो गण और संघ में क्या थे? यहाँ पर इसमें कई शासक होते थे और प्रत्येक व्यक्ति एक राजा होता था। बुद्ध और महावीर दोनों ही गण और संघ से संबंधित थे। बुद्ध और महावीर दोनों ही गण और संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। किसमें? बौद्ध साहित्य में जो संघ है इनके जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। तो वज्जी वो क्या है? सजीव वर्णन क्या है देखते हैं। वज्जी संघ का एक वर्णन, वज्जी संघ का एक यह वर्णन दिग् निकाय से लिया गया। तो वज्जी संघ का जो सजीव वर्णन है कहाँ से लिया गया? ये एक सीधा क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में कि जो वज्जी संघ है इसका वर्णन जो है सजीव वर्णन है यह कहाँ से लिया गया? दिग् निकाय से लिया गया। तो बौद्ध संघ में आता है, बौद्ध साहित्य में आता है संघ, गण नहीं आता है। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है और यह सजीव वर्णन है वज्जी संघ का एक वर्णन दिग् निकाय से लिया गया है। दिग् निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। तो दिग् निकाय भी पूछ लिया जाएगा आपसे कि यह क्या है। दिग् निकाय है एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ। क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है। दिग् निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। इसमें बुद्ध की कई व्याख्याएं दी गई हैं। बुद्ध की बहुत सारी व्याख्याएं दिग् निकाय में दी गई है जो कि 2300 साल पहले लिखा गया था। कब लिखा गया था? 2300 साल पहले यह लिखा गया था, याद रखना है। आगे चलते हैं। अजातशत्रु जो हैं, अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। जो अजातशत्रु है यह क्या था? यह आक्रमण करना चाहते थे कहाँ पर? वज्जी संघ पर। लेकिन जो वज्जी संघ था यह बहुत मजबूत था, इसलिए यह आक्रमण नहीं कर सके। तो आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट इस टाइम पर क्या थे। इस जो वज्जी एरिया था इसमें सभाएं होती थी, मिलजुल कर काम करते थे, नियमों का पालन सब करते थे, बड़ों का सम्मान करते थे, गांव का रख रखाव रखते थे, महिलाओं का सम्मान करते थे, संतों का सम्मान करते थे। ये इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं इस वज्जी से संबंधित। आगे देखते हैं गुप्त शासकों ने किसने? जो गण और संघ है इन पर विजय किसने प्राप्त की थी? गुप्त शासकों ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत मजबूत था। गण और संघ इन पर विजय प्राप्त की थी गुप्त शासकों ने। किसने की थी? गुप्त शासकों ने। प्रजातंत्र की बात करें तो प्रजातंत्र क्या है? इसको गणतंत्र भी कहते हैं। आगे देखते हैं। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने यह शासन व्यवस्था की एक शासन व्यवस्था की स्थापना की थी जिसे प्रजातंत्र गणतंत्र कहते हैं। तब 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने, किसने? एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 30 साल के नागरिकों को अधिकार मिलता था। जब व्यक्ति 30 साल का हो जाता था तब उसको अधिकार मिलता था नागरिकता का। ठीक है, कितने साल का? 30 साल के व्यक्ति को नागरिकता का अधिकार मिलता था और 40 बार सभाएं बुलाई जाती थी पूरे साल में। पूरे साल में कितनी सभाएं बुलाई जाती थी? 40 बार। और ये इंपॉर्टेंट तिथियां हैं, ये देख लेते हैं। नए शासक लगभग 3000 साल पहले, महाजनपद लगभग 3000 साल पहले आए थे और सिकंदर का आक्रमण दिग् निकाय का लेखन ये 2300 साल पहले हुआ था। सिकंदर का आक्रमण और दिग् निकाय का लेखन ये 2300 साल पहले हुआ था। दिग् निकाय को याद रखिएगा। आगे चलते हैं। गण या संघ राज्यों का अंत। गण या संघ राज्यों का अंत हुआ था लगभग 1500 साल पहले। कब हुआ था? लगभग 1500 साल पहले। अब गण के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। गण क्या है? गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है।
जो गण शब्द है इसका प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। संघ की बारी आती है तो संघ में क्या है, संघ अथवा संगठन या सभा, एक घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रहते थे। तो संघ क्या थे, संघ में एक जो घर है, घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रहते थे संघ में, ठीक है। जैसे बौद्ध वगैरह अपने घर को छोड़कर एक जगह पर रहते थे। विनय पिटक से पता चलता है कि संघ पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। जो विनय पिटक है उससे क्या पता लगता है, विनय पिटक से ये पता लगता है कि जो लोग हैं, जो स्त्रियां थी वो अलग रहने की उनकी व्यवस्था होती थी, पुरुषों के लिए अलग। संघ में प्रवेश के लिए कर्जदारों को लेने देन से तथा बच्चों को माता पिता से अनुमति लेनी पड़ती थी। जब संघ में प्रवेश करते थे लोग तो उसको सबसे पहले अगर उस पर कोई कर्ज है तो वो उस कर्जदार को देनदारों से तथा बच्चों को माता पिता से अनुमति लेनी होती थी। समय ज़्यादातर इन लोगों का किस चीज़ में जाता था, ध्यान लगाने में जाता है ज़्यादातर समय इन लोगों का। एक निश्चित समय में शहर गांव से भिक्षा लेना इनका काम होता है और इसमें भिक्षु और भिक्षुणी आम लोगों को शिक्षा देते थे। जो ये भिक्षुक वगैरह और जो ये भीख मांगकर लोगों को क्या करते थे, शिक्षा देते थे। उसके बदले क्या देते थे, शिक्षा देते थे। भिक्षु और भिक्षुणी नाम से इनको जानते हैं। लड़ाई का निपटारा करने के लिए ये लोग बैठ के भी करते थे। लड़ाई का निपटारा करने के लिए ये लोग क्या करते थे, बैठ के भी करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक आज की क्लास के लिए इतना ही। आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच इतना कीमती समय इस वीडियो को देने के लिए। आई होप ये नोट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहते होंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय।